हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वेट भाई का ज्ञान। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लंपी स्किन डिजीज के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इस डिजीज का आउटब्रेक हुआ है, जैसे राजस्थान, गुजरात और कुछ आसपास के स्टेट्स। इस डिजीज के बारे में हमें एक ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए ताकि हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके जिससे कि ये डिजीज और ना बढ़े। ठीक है। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। लंपी स्किन डिजीज इज अ वेक्टर बॉर्न पॉक्स डिजीज जो किसमें होता है, डोमेस्टिक कैटल में और एशियन बफेलोज में। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसके केसेस आते हैं वो किसमें मिलते हैं, डोमेस्टिक कैटल। ओके। सो अब ये जो डिजीज है इसमें क्या मिलता है, स्किन में नोड्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, स्किन नोड्यूल्स जो इसका जिससे आप पहचान सकते हो कि क्या है, लंपी स्किन डिजीज है। ठीक है। ये एंडेमिक होता है अफ्रीकन और मिडल ईस्ट कंट्रीज में। ठीक है। इसका जो आउटब्रेक है उसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक लॉसेस होता है। ठीक है। साथ में जो स्मॉल स्केल जो फार्मर्स हैं वो इनसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस डिजीज से। कैसे? क्योंकि अगर इनके इनकी जो कैटल होगी वो अफेक्ट होगी तो सिंपल सी बात है कि इनका जो पूरा जो इनकी जो कमाई होगी, इनका जो प्रॉफिट का जो सोर्स होगा वो सब क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। और जिसकी वजह से इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। और एक और रीज़न है इनके अफेक्ट होने का, क्योंकि जो हाइजीनिक मेजर्स है वो मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस डिजीज़ में, क्योंकि ये किससे फैलते हैं, इट इज़ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। ओके। साथ ही में अगर कंटामिनेटेड फूड या वाटर है, अगर वो हेल्दी एनिमल्स अगर उसे कंज्यूम कर लें तो उसमें भी ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है। ये डिजीज कैटल के प्रोडक्शन को, मिल्क ईल्ड को और एनिमल के बॉडी कंडीशन को अफेक्ट करता है। और इससे जैसे इनका हाइड जो है वो भी डैमेज होता है, अबॉर्शन होता है, इनफर्टिलिटी। ओके। देन इसकी वजह से डायरेक्ट लॉसेस भी होता है। सिंपल सी बात है, ये प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ये क्या डायरेक्ट लॉसेस में आता है। इनडायरेक्ट लॉसेस में ये होगा कि कैटल का जो मूवमेंट्स है उस पर रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे, ट्रेड अफेक्ट होगा। ठीक है। इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है और कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है वो सारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है। तो ये सारे क्या है, लॉसेस है जो इस डिजीज से होते हैं। वेक्टर्स के साथ ही साथ इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, कंटामिनेटेड फीड, वाटर, डायरेक्ट कांटेक्ट, नेचुरल मेटिंग, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये क्या है, ये अदर सोर्सेज है जिससे ये डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। लार्ज स्केल वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका एकमात्र तरीका क्या है, जो वैक्सीनेशन है वो कराया जा सके लार्ज स्केल पर। अब इसके एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं, मतलब ये पॉपुलेशन में ये डिजीज किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो अगर देखें तो ये जनरली जो प्रेजेंस ऑफ ग्रोइंग नंबर्स ऑफ नेव एनिमल दैट इज नॉन इम्यून, abundance of active blood feeding vectors and uncontrolled animal movement are usually drivers for extensive LSD outbreak। ठीक है। तो मतलब कि जो नॉन इम्यून एनिमल्स है, ठीक है, और वो इससे ज्यादा क्या होते हैं, प्रोन होते हैं। प्लस जो वेक्टर्स है अगर उनका नंबर बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि वो डिजीज के ट्रांसमिशन में रोल प्ले करेंगे। ठीक है। और एनिमल्स का अगर अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होगा तो भी इस डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। जो प्राइमरी कॉज है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनिमल इनटू और क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द हर्ड। तभी कहा जाता है कि जब भी एनिमल को किसी नए हर्ड में आपको डालना है, आपको इंक्लूड करना है, तो सबसे पहले क्या जरूरत है, क्वारंटीन करने की जरूरत है उस एनिमल को। ठीक है। ये एक कंपल्सरी स्टेप होना चाहिए हर किसी फार्मर्स का जो किसी एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। ठीक है। तो मतलब अगर वो कोई न्यू एनिमल लेकर आते हैं अपने फार्म में तो सबसे पहले उस एनिमल को क्या करना चाहिए, क्वारंटीन करना चाहिए। ठीक है। इसका मॉर्बिडिटी रेट है 2 से 45% एंड इसका मॉर्टेलिटी रेट है लेस देन 10%। लेकिन ये एक बात और ध्यान रखने की है कि ये किस पे डिपेंड करता है, इम्यून स्टेटस, एज और ब्रीड पे। ठीक है। मतलब ये जो नंबर है इट कैन वेरी इफ द इम्यून स्टेटस ऑफ द एनिमल इज वीक, इफ एनिमल इज old, and also it depend on the breed of the animal। ओके। देन आते हैं कॉजेटिव एजेंट पे। तो जो LSD है ये किससे होता है, इट इज कॉज बाय लंपी स्किन डिजीज वायरस। जो कौन से जीनस का मेंबर है, कैप्रीपॉक्स वायरस। तो ये आपको याद रखना है कि जीनस कौन सा है, कैप्रीपॉक्स वायरस। और अगर इसकी फैमिली की बात करें तो ये कौन सी फैमिली में आता है, पॉक्स विरिडी फैमिली।
ठीक है। लंपी स्किन डिजीज वायरस शेयर द जीनस विद शीप पॉक्स वायरस एंड गोट पॉक्स वायरस which are closely related but phylogenetically distinct। ठीक है, तो मतलब ये जो LSDV है, ये जो वायरस है, ये ये शीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस इनसे क्या शेयर करता है, इससे सिमिलर है। ठीक है, लेकिन ये फैलोजेनिकली डिस्टिंक्ट है, मतलब इनके जो एंचेस्टर है वो तो अलग होंगे, लेकिन जो इसके क्लिनिकल साइंस वगैरह है वो काफी कुछ मैच करते हैं LSDV से। ठीक है, ये आप देख रहे हैं 2017 तक जिन जिन कंट्रीज में ये डिजीज का आउटब्रेक हुआ है वो यहाँ पे मार्क है। तो आप देख सकते हैं कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर और ये जो रशियन कंट्रीज है यहाँ पर ये डिजीज का आउटब्रेक हुआ है। फिर आते हैं ससेप्टेबल होस्ट पे। तो जो पहले हम बात कर चुके हैं, जो कैटल है दे आर मोस्टली अफेक्टेड। ठीक है, और ये जो डिजीज है LSD इट डज नॉट अफेक्ट ह्यूमंस। तो ये भी बात आपको नोट करने की है कि ह्यूमंस को अफेक्ट नहीं करता अभी तक तो। ठीक है, फिर इसका ट्रांसमिशन की बात करेंगे। तो अब अगर सिंपल जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि जो ट्रेड होता है, ठीक है, इलीगल ट्रांसफर या लीगल ट्रांसफर जो होता है कैटल का, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस डिजीज का ट्रांसमिट होने की विद इन कंट्रीज और अमंग कंट्रीज। Okay, so the movement of cattle may allow the virus to jump over long distances। ठीक है, अब इसके अलावा जो वेक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है वो यहाँ नोट करने की बात है, जैसे स्टेबल फ्लाई, स्टोमोक्सिस कैल्सिट्रेंस, ईजिस एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो डेंगू कॉज करता है। ठीक है, और कुछ टिक अफ्रीकन टिक स्पीसीज है जैसे रिफिसिफेलस और एम्बाइलोमा। तो ये ऐसे वेक्टर्स हैं जो क्या करते हैं इस डिजीज के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये क्या है, ये रिफिसिफेलस है, ये स्पीसीज है टिक्स की। ठीक है, और ये आप देख सकते हो ये क्या है, एडिस इजिप्टी। ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग द वायरस। ठीक है, इन्फेक्टेड एनिमल्स में आपको पता है कि इसमें सबसे जो मेन जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या होता है कि इसमें लेजन्स हो जाते हैं स्किन पे क्या नोड्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे भी नोड्यूल्स या लेजन्स बनते हैं जैसे माउथ नेजल कैविटीज। ठीक है, और जो डिस्चार्जेस है नेजल और ऑक्यूलर डिस्चार्जेस पे वहां पर एज वेल एज सलाइवा, वहां पर ये जो LSDV है वो मिलते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से जो फीड और जो वाटर है वो क्या होता है, कंटामिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई अफेक्टेड एनिमल है, इन्फेक्टेड एनिमल है, तो उसको सेग्रीगेट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज वो क्या करेंगे, वो फीड और वाटर को कंटामिनेट कर देंगे, जिसकी वजह से अगर कोई हेल्दी एनिमल उसको कंज्यूम करेगा तो उसमें भी डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो LSD है जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि स्लाइवा में मिलता है, नेजल डिस्चार्ज में ये जो वायरस है वो डिटेक्ट होता है, और जनरली 18 दिन तक, इन्फेक्शन के 18 दिन तक इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखा जाए तो इसमें यह है कि फील्ड एक्सपीरियंस शोज दैट व्हेन नेव कैटल आर इंट्रोड्यूस्ड टू LSDV infected holding after stamping out, they become infected within a week। ठीक है, और 2 इंडिकेटिंग दैट द वायरस परसिस्ट ईदर इन वेक्टर्स द एनवायरनमेंट और बोथ। ठीक है, तो मतलब यही बता रखा है कि अगर कोई कंटामिनेटेड एरिया में अगर किसी कैटल को रख दिया जाए, ठीक है, नॉन इम्यून कैटल, तो उसमें क्या होगा कि 1 या 2 हफ्ते में वो डिजीज हो जाएगा, उसमें डिजीज आ जाएगी। तो ये क्यों होता है, बिकॉज जो वायरस है ये परसिस्ट करता है वेक्टर्स में या एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है। Iatrogenic intra or interbreed transmission may occur via contaminated needles during vaccination or other injections if needles are not changed between animals or herds। ठीक है, तो इसमें वाया नीडल्स के थ्रू भी जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, देन क्लिनिकल साइंस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल साइन मिलता है वो क्या होता है, लेक्रीमेशन और नेजल डिस्चार्ज। तो मतलब किसी भी अगर एनिमल में ये आपको फर्स्ट साइन दिखेगा अगर वो LSD से इन्फेक्टेड है। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, वो ऐसा पाया गया है एक्सपेरिमेंटली इन्फेक्टेड एनिमल्स में कि वो जनरली 4 to 7 डेज का होता है,
लेकिन जो नेचुरली इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, सो इट मे बी अप टू 5 वीक्स। ठीक है, तो अब आते हैं क्लिनिकल साइन में। तो लैक्रिमेशन, नेजल डिस्चार्ज, साथ में जो लिम्फ नोड्स की क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। सब स्कैपुलर एंड प्री फिमोरल लिम्फ नोड्स बिकम एनलार्ज। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसका करेक्टरिस्टिक है कि इसमें क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो अगर आप कोई एनिमल देखते हो जिसके लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो गए हैं, उसके नेजल डिस्चार्ज है, लैक्रिमेशन है, खासकर इन दिनों, तो आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि मे बी इट इज सफरिंग फ्रॉम LSD। ओके, हाई फीवर रहेगा। ठीक है, हाई फीवर भी कैसा होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और शार्प ड्रॉप इन मिल्क यील्ड, अपीयरेंस ऑफ हाईली करेक्टरिस्टिक नोड्यूल्स, नोड्यूलर स्किन लेशंस। ठीक है, निमोनिया भी हो सकता है, या तो ये वायरस कॉज करेगी या कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। ठीक है, मेस्टाइटिस भी देखा जाता है। When an animal with multiple skin lesions is sent to the slaughterhouse, subcutaneous lesions are clearly visible. After the animal is skinned, in a postmortem examination, pox lesion can be found throughout the entire digestive and respiratory tract and on the surface of almost any internal organ. मतलब कि अगर है ना पोस्टमार्टम करते हैं अगर एनिमल का, तो उसमें जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स है उस पर भी क्या मिलते हैं, लेशंस मिलते हैं, पॉक्स लेशंस। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसके सारे क्लिनिकल साइंस हैं। अब कौन कौन से मेजर लेने चाहिए इन केस ऑफ सस्पिशन। सो सबसे पहले तो एनिमल को क्या कर देना है, सेग्रीगेट कर देना है। ठीक है, हर्ड से। ठीक है, जो भी सस्पेक्टेड एनिमल है उसको सेग्रीगेट करना है, और उसके बाद उसका ब्लड लेना है। यू कैन टेक इन EDTA ट्यूब या होल ब्लड फॉर सीरम सैंपल, या तो उसके नेजल स्वैब, सलाइवा स्वैब, स्किन लेशन, स्क्रैप्स, ये सारे लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए आप उसको ले सकते हो। और साथ में उनके जो क्लिनिकल साइन है उसको भी नोटिस करना है। ठीक है, अगर बहुत सारे केसेस हो तो फिर 5 एनिमल्स का अप्रोक्सीमेटली सैंपल ले सकते हो। ठीक है, फिर organize transport of the sample to the national reference laboratory without delay. Inform the competent authority and the reference laboratory that you are going to send sample containing potentially infectious LSD virus. Indicate the number of samples you are sending. ठीक है, और अगर पॉसिबल हो तो separate the rest of the animal from the neighboring herd by feeding them on the farm and avoiding communal grazing. ठीक है, फार्म पर ही फीडिंग करना है एनिमल्स का, और कम्युनल ग्रेजिंग अवॉइड करना है। नेबरिंग फार्मर्स, दोज हु हैव brought or sold animals from infected farm recently should be notified and placed under intensified surveillance. Cattle with or without clinical signs should be sampled. तो अगर कोई ऐसा फार्मर है जिसने ऐसे जगह से एनिमल खरीदा है जहाँ पे केस मिला है LSD का, तो उस एनिमल को क्या करना, उसका जो फार्म है फार्मर का, वहां पर क्या होगा, इंटेंसिफाइड सर्विलेंस में रखना चाहिए। और कैटल को जो कैटल है विद और विदाउट क्लिनिकल साइन, उनका क्या लेना चाहिए, सैंपल लेना चाहिए। ठीक है, कैटल के मूवमेंट को रोक देना चाहिए ऐसे केस में। ठीक है, और जो भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो रेस्ट ऑफ द एनिमल्स वो करना चाहिए। ठीक है, देन अब जो पर्सनल है, जो वर्क कर रहे हैं, उन्हें अपने हैंड्स को डिसइंफेक्ट करना है, फुटवेयर, आउटफिट विदाउट एनी यूजिंग एनी कॉमन डिसइंफेक्टेंट, एंड व्हेन एट होम ऑफिस वॉश द क्लोथ्स एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कुछ अपने तरफ से कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं जो ले सकते हो, जैसे अच्छे से हाथ धुलना। ठीक है, जो क्लोथ्स है उसे वॉश करना with water at 60 degrees Celsius temperature. Then disinfect equipment materials used in the affected holding as well as the wheels of your vehicle on exit. ठीक है, तो व्हीकल के व्हील को डिसइंफेक्ट करना है, साथ में जो भी इक्विपमेंट्स मटेरियल जो भी इन्वॉल्व है फार्म में उन सबको डिसइंफेक्ट करना है अगर कोई LSD का केस आ जाता है तो। The application of spot of repellent on the animals at the affected and neighboring farm is highly recommended as a supportive measure to protect cattle from insects. ठीक है, तो आप insect repellent यूज कर सकते हो फार्म पर। ठीक है, सो जिससे कि कैटल को प्रोटेक्ट किया जा सके इंसेक्ट से। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट्स भी क्या है, दे आर द पोटेंशियल वेक्टर्स। ठीक है, देन हाउ टू कंडक्ट एन आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कैसे आउटब्रेक का इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं।
तो सैंपल का कलेक्ट करना, रिकॉर्डिंग करना, analyzing epidemiological data on LSD outbreak is crucial in order to implement an effective and feasible strategy to control and monitor the impact of activities. ठीक है, अब an outbreak investigation should prioritize the following. तो ये सारी चीजें होनी चाहिए प्रायोरिटी में. How long the disease has been present, magnitude of the problem, number of cases, the definition of epidemiological units and the population at risk, possible sources of infection, movement of animal, people, vehicles or other fomites that may have spread the disease. तो इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. ठीक है, पूरी हिस्ट्री लेनी चाहिए, क्या क्या हुआ. ठीक है, उसके बाद सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे. तो जो जनरली जो प्रिफर्ड सैंपल है वो क्या क्या होते हैं. स्किन लेशंस, स्क्रैप्स, सलाइवा, nasal swab, EDTA blood for PCR assay, whole blood for serum samples. ठीक है, तो ये सारे क्या है प्रिफर्ड सैंपल्स हैं. कुछ रूल्स है जैसे कि प्रोटेक्टिव क्लोथिंग यूज करना है, एनिमल को रीस्ट्रेन करना है, असेप्टिक कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो भी है ना स्टेप्स हो या जो भी जैसे आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, सो दैट शुड बी परफॉर्म्ड इन aseptic condition, avoiding cross contamination between samples, disinfect the sample collection site, change the needles, scalpel and gloves. Saliva and nasal swabs are collected using sterile swabs placed into sterile tube for transportation with or without ट्रांसपोर्ट मीडियम. तो ये क्या, ये सारे मेथड है किस तरीके से आप और कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको सैंपल कलेक्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि कंटामिनेशन ना हो, असेप्टिक कंडीशन मेंटेन हो. ठीक है, इसके बाद आता है डिस्पैच एंड स्टोरेज ऑफ सैंपल्स. ठीक है, अब आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, उसका डिस्पैच करना है या स्टोर करना है. ठीक है, तो इसके क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है. फिल सैंपल सबमिशन फॉर्म, मार्क लेबल द सैंपल इंडिविजुअली यूजिंग अ वाटरप्रूफ मार्कर. वाटरप्रूफ मार्कर क्यों यूज करना है, बिकॉज कि अगर है ना उसको आप कूल करोगे, फ्रीज में रखोगे, ठीक है, तो वो जो मार्कर है वो उसका जो लिखा हुआ है वो मिटे ना. ठीक है, तो इसके लिए if labels are used that ensure that they will remain attached and are suitable for storage at -20 to -80 degree Celsius. Samples should be kept cool during transport to the laboratory by using a cool box with ice or freezer blocks. ठीक है, cool atmosphere में सैंपल को प्रिजर्व करके रखना चाहिए अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो. सेंड द सैंपल्स इन अ लीक प्रूफ प्रेफरेबली ट्रिपल कंटेनर absorbent inside. ठीक है, blood, saliva, swab and tissue samples should be kept at 2 to 6 degrees Celsius if shipment lasts for less than 48 hours and at 20 degrees Celsius if it takes more than 48 hours. ठीक है, तो इन टेम्परेचर मेजर्स आपको ध्यान रखना है. अगर आप 48 आवर्स से कम टाइम में अगर वो आपका जो शिपमेंट है वो डिलीवर हो जाएगा, तब तो टेम्परेचर कितना रखना है, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अगर 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम लगेगा सैंपल को पहुंचने में, तो फिर कौन सा टेम्परेचर मेंटेन करना है, -20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सीरम सैंपल देखें तो अगर लेस देन 5 डेज है तो सैंपल कैन बी केप्ट एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस and if more than 5 days then the cloth should be removed and sample stored at -20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, देन वायरस डिटेक्शन बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट. अब ये जो टेस्ट है कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं वो बताया है इधर. तो जैसे कि सेवरल हाईली सेंसिटिव वेल वैलिडेटेड रियल टाइम एंड जेल बेस्ड PCR मेथड्स आर अवेलेबल एंड वाइडली यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कैप्रीपॉक्स वायरस DNA. These molecular assays cannot differentiate between LSDV, SPPV and GTPV nor do they indicate whether or not the virus is still infectious. ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, जो रियल टाइम PCR मेथड्स हैं या जो मॉलिकुलर एसेज ये हैं, ये नहीं बताते कि जो वायरस है वो क्या है, अभी भी इन्फेक्शियस है कि नहीं है, या जो SPPV, GTPV उनसे इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं. ठीक है, तो in general the performance of these tests are excellent. Electron microscopic examination can be used for primary diagnostic although it is uncommon. ठीक है, लाइव वायरस को भी आप आइसोलेट कर सकते हो. स्पीसीज स्पेसिफिक जो PCR मेथड्स है that can differentiate between LSGV, SPPV and GTPV. ठीक है, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. तो जैसा कि आपको पता है कि
जब भी अगर हम कोई इन्फेक्टेड एनिमल, तो उसके सीरम में हमें एंटीबॉडीज़ मिलेगी, ठीक है, जो बॉडी ने बनाई है। तो उस एंटीबॉडीज़ को देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि इसमें ये पर्टिकुलर डिजीज़ है या नहीं है, ठीक है। द इम्यून स्टेटस ऑफ प्रीवियसली इन्फेक्टेड और वैक्सीनेटेड एनिमल कैन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द सीरम लेवल ऑफ द न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़, ठीक है। कुछ सीरो नेगेटिव एनिमल्स हैं, होते हैं, may have been infected at some point and antibody level do not always rise in all vaccinated animals, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा ही वैक्सीनेटेड एनिमल में एंटीबॉडी का लेवल राइज हो। The level of neutralizing antibodies start to rise approximately 1 week after detection of clinical sign. Clinical sign के एक हफ्ते बाद क्या होता है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज क्या होने लग जाती है, राइज होने लग जाती है, ठीक है। और हाईएस्ट एंटीबॉडी कब तक आ जाता है, हाईएस्ट एंटीबॉडी लेवल ब्लड में 2 से 3 हफ्तों में। उसके बाद फिर वो क्या धीरे धीरे कम होता है और इवेंचुअली वो डिटेक्टेबल अमाउंट से कम हो जाता है। तो ये बेसिकली एक साइकिल रहती है कि ब्लड में एक पर्टिकुलर टाइम पर ही एंटीबॉडी का लेवल ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। During ongoing outbreak, most of the infected animals seroconvert and serum sample can be tested using serum virus neutralization, immunoperoxidase, monolayer assay, ठीक है। It is and then indirect fluorescent antibody test. तो ये सारे क्या टेस्ट होते हैं जिससे ये पता कर सकते हैं कि सीरम में एंटीबॉडी है या नहीं है। It is likely that the LSD ELISA will also become commercially available soon. ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ लंपी स्किन डिजीज, अभी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि द बेस्ट प्रोटेक्शन कम फ्रॉम द फाइलोलैक्टिक वैक्सीनेशन ऑफ द एंटायर कैटल पॉपुलेशन, ठीक है। जितने भी कैटल पॉपुलेशन है सबको अगर वैक्सीनेट किया जा सके तो ये क्या होगा, इट इज़ द बेस्ट प्रोटेक्शन मेथड, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कैटल इनसाइड द कंट्री एंड अक्रॉस बॉर्डर शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड, ठीक है। मूवमेंट एनिमल्स का कंट्रोल करना होता है अगर इस डिजीज को रोकना है तो। इन अफेक्टेड विलेजेस कैटल हर्ड शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम अदर हर्ड्स बाय अवॉइडिंग कम्युनल ग्रेजिंग, कम्युनल ग्रेजिंग को अवॉइड करके हम जो कैटल्स हैं हर्ड्स के उनको सेपरेट रख सकते हैं दूसरे हर्ड्स से, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ वैक्सीनेटेड एनिमल कैन बी अलाउड विद इन अ रेस्ट्रिक्टेड जोन, वैक्सीनेटेड होने के बाद जो एनिमल्स हैं उनको हम अलाउ तो कर सकते हैं लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड जोन में ही उनका मूवमेंट अलाउ करेंगे, ठीक है। और कैटल शुड बी ट्रीटेड रेगुलरली विद इंसेक्ट रिपेलेंट टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ वेक्टर ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। दिस मेजर कैन नॉट फुली प्रिवेंट ट्रांसमिशन बट रिड्यूस द रिस्क, ठीक है। तो मतलब कि इंसेक्ट रिपेलेंट यूज कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल का मूवमेंट को रोक दिया जाए, ठीक है, कंट्रोल्ड मूवमेंट हो, कम्युनल ग्रेजिंग अवॉइड किया जा सके, ठीक है। वैक्सीनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटायर कैटल पॉपुलेशन को, जहाँ पर ऐसे एरियाज जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है वहाँ के एटलीस्ट सारे कैटल को वैक्सीनेट करना, ये एकमात्र इसका प्रोटेक्शन का तरीका है, ठीक है। सो ये सारे थे आज की बातें। एक चीज़ और है कि टारगेट ऑडियंस फॉर अवेयरनेस कैंपेन, तो अब ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये भी किस लिए है, ताकि जो एनिमल हस्बेंड्रीज में जो इन्वॉल्व है या जो वेटिनेरियंस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सब क्या हो सके, अवेयर हो सके, ठीक है, इस डिजीज़ के बारे में। तो इसलिए साथ ही में अवेयरनेस कैंपेन भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे इस डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है, ठीक है। जिसमें कौन कौन टारगेटेड होंगे, ऑफिशियल एंड प्राइवेट वेटिनेरियंस, both field and abattoir, veterinary students, farmers, herdsmen, cattle traders, cattle truck drivers, artificial inseminators। जो कैटल ट्रक ड्राइवर्स हैं आर इन पर्टिकुलरली गुड पोजिशन टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्टेड एनिमल ऑन फार्म्स एंड इन स्लॉटर हाउसेज एंड एट कैटल कलेक्शन एंड रेस्टिंग, ठीक है। तो अगर ये सारे लोग जागरूक होंगे इस डिजीज को लेकर तो क्या हो सकता है, इस डिजीज का स्प्रेड को रोका जा सकता है। सो दैट्स वाई अवेयरनेस कैंपेन आर very important in those areas where outbreak has been seen. Okay, so this is all about LSD. So I hope that it will add up something to your knowledge, and thank you for watching. If you haven't subscribed the channel till now, do it now and uh, press the bell icon for more updates.